नमस्कार, मैं चिराग गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज मेरा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यानी कि जिसे डिजिटल बोर्ड कहते हैं उसमें मेरा पहला क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आएगी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उन सभी तथ्यों को जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई और भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि यह दौर जो शुरू होता है 1905 से लेकर के 1950 तक के उन तमाम घटनाओं को हम लोग चर्चा करेंगे और सभी मुख्य बिंदुओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कार्यकाल है 1905 से लेकर के 1950 तक चलता है। ठीक है, और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले उन तमाम क्रांतिकारी और उन तमाम नेताओं के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम के पर्पज से जो पूछा जाता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन, उन हर एक बिंदु को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो या फिर आप मेंस लिख रहे हो, उसमें भी इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चाहे यूपीएससी का मेंस दे रहे हो या एसएससी का मेंस दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस का मेंस दे रहे हो। ठीक है, तो दोनों को मैं कंबाइन करके चलूंगा और एक एक चीजों को बारीकी से क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर के 1950। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं 20 जुलाई 1905, ये इतिहास के मायने से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। 20 जुलाई 1905 आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन तो आप कह देंगे कि 1905 को हुआ था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में डेट पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन का डेट क्या था जिस दिन वो विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे जैसा कि डेट लिखा हुआ है 20 जुलाई 1905, तो 20 जुलाई 1905 को यह डिसाइड किया गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, यानी कि हिंदी में इसे निर्णय किया गया था कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। लेकिन बंगाल का विभाजन किया नहीं गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। उन चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया था। तो ऐलान किया था 20 जुलाई 1905 को। उसी के उपलक्ष्य पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस फैसले के विरोध में आमार सोनार बांग्ला, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, करीब 3 महीने बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यानी कि बंगाल विभाजन का जो डेट है वो है आपका 16 अक्टूबर, ना कि 20 जुलाई 1905। इस दिन निर्णय लिया गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ये नेक्स्ट है आपका 7 अगस्त 1905। अब बंगाल का विभाजन ये डिसाइड किया गया, यानी कि उस अखंड भारत को अब तोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था। यानी बंगाल को तोड़ करके अब धीरे धीरे करके वो हर एक चीज को तोड़ के अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। एक राष्ट्र को, एक दूसरे को कमजोर करना चाहते थे अंग्रेज। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य पर 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हो गया, जिसके वजह से स्वदेशी मूवमेंट में उन तमाम लोग इसमें शामिल हो गए। ठीक है, और भारत को एकजुट करने के कि नहीं, हम अब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो बंगाल विभाजन के बारे में हो, जिसके विरोध में उन लोगों ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर दिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। और ठीक इसके बाद 7 अगस्त 1905 के बाद वो डेट आता है 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन क्या किया जाता है, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल का पूर्णतः विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया जाता है आपका 1905। आपसे यह भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया जाता है, तो बाय लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है बंगाल का विभाजन। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, बंगाल दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ईस्टर्न हिस्सा हो जाता है ये, यानी कि इसे कहा जाता है आपका ईस्ट बंगाल। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है ये कहा जाता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, और उस समय वेस्ट बंगाल में न केवल आज का जो वेस्ट बंगाल है वो शामिल रहता है, बल्कि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये भी राज्य रहते हैं जो इसमें शामिल रहते हैं। कौन कौन से राज्य? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये भी 3 राज्य जो होते हैं उस समय शामिल रहते हैं। और इस तरह से बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है और बंगाल जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। ये किसने किया था 16 अक्टूबर 1905 को? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि 1905 से संबंधित आप पूरी घटना चक्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला हम देखते हैं मुस्लिम लीग 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं आगा खां और सलीमुल्लाह खां।
ये दो व्यक्ति मिलकर के सलीम उल्लाह खान, ये दो व्यक्ति मिलकर के बंगाल का मतलब मुस्लिम लीग का ये फॉर्मेशन करते हैं। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करने में इन दो व्यक्तियों का हाथ है। ठीक है, एक है आपका आगा का और दूसरे है सलीमुल्लाह खां। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो इसकी स्थापना जो है वो ढाका में की जाती है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो केंद्र है, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बनाया जाता है आपका कहाँ पे, ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश, जो कि आज का बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है। उस समय वो हिस्सा रहता है किसका, ईस्ट बंगाल का। ठीक है, क्योंकि उस समय तो बांग्लादेश बोल के राज्य नहीं रहता है, बांग्लादेश राज्य के रूप में नामित होता है सन 1971 में। ठीक है, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगता है, दूसरी इमरजेंसी लगती है, फिर नेशनल इमरजेंसी लगती है, और जिसके विरोध में उस समय बांग्लादेश उसका नाम नहीं रहता है, उस समय बांग्लादेश की जगह उसका नाम रहता है आपका ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, उसी को फिर आजाद करा करके, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री रहती है इंदिरा गांधी। ठीक है, आजाद करके उसको एक नया देश घोषित किया जाता है, उसका नाम रहता है आपका बांग्लादेश। ठीक है, और इसी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आमार सोनार बांग्ला, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा 1905 में। ठीक है, जब ये डिसाइड किया जाता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा 20 जुलाई 1905 को। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी मुस्लिम लीग जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा सूरत सेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरत सेशन। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि सूरत सेशन तथा फूट 1907। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूरत सेशन जब हुआ था उस समय आईएनसी के चेयरमैन कौन थे। तो उस समय आईएनसी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। ध्यान दीजिएगा, ये रास बिहारी घोष है, ना कि रास बिहारी बोस। ठीक है ना, रास बिहारी घोष उस समय आईएनसी के चेयरमैन थे। और कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक आपका नरम दल, ठीक है, और एक आपका गरम दल, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक एक्सट्रीमिस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं गरम दल, ठीक है, और एक आपका है मॉडरेट जिसे हिंदी में कहते हैं नरम दल। ठीक है, तो गरम दल में रहते हैं आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। इन्हें ही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल को कहा जाता है आपका लाल बाल पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। और वहीं आपके मॉडरेट में यानी कि नरम दल के नेता रहते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दूसरे आपके एस एन बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तीसरे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे आपके फिरोज शाह। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाल बाल पाल, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, लाल से आपके लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और दूसरे पाल से हो गए आपके बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, यही तीनों जो है लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह कथन किसका है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यह कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, तो यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा गीता रहस्य, जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा दो पत्रिका भी प्रकाशित की गई थी, और वो पत्रिका का नाम था केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि केसरी जो है वो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था। तो केसरी जो है, ध्यान दीजिएगा, केसरी जो है, केसरी जो है ये लिखा गया था आपका, केसरी लिखा गया था मराठा में, मराठी लैंग्वेज में। और मराठा जो पत्रिका है ये लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, केसरी लिखा गया था मराठी लैंग्वेज में और आपका मराठा लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1908 मुजफ्फरपुर बम कंस्पायरेसी केस। ठीक है, डेट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11 अगस्त 1908। दो व्यक्ति रहते हैं, एक आपका खुदीर राम बोस, खुदीर राम बोस, और दूसरे रहते हैं प्रफुल्ल चंद्र चाकी। ये दो व्यक्ति रहते हैं जो कि मुजफ्फरपुर बम कंस्पायरेसी केस होता है
जिसके तहत जिसके तहत आपका जिसके तहत आप खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हो जाता है, और वहीं प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो रहते हैं ये किसी तरह से वहां से भागने में असफल हो जाते हैं, और खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने की वजह से इनको क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र घोष और खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908। आगे देखते हैं 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये भारत में क्यों आया था। जब ब्रिटिश अपना प्रभुत्व जमा रही थी भारत में, तो वो ऐसा चाह रहे थे कि हर 10 साल में ऐसा जाकर के वहां से एक रिपोर्ट लिया जाए भारत से, ताकि वो 10 साल में ब्रिटिश सरकार ने वहां पे भारत में क्या काम किए हैं, आखिर उसका कितना हिसाब किताब हुआ है, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसी चीज का हिसाब किताब करने के लिए वो हर 10 साल बाद एक कमेटी को भेजती थी। ठीक है, तो उसी कमेटी का नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि भारत में उन तमाम सुधारों को करने के लिए आया था, ताकि क्या अच्छा हो रहा है और क्या चीज अच्छा नहीं हो रहा है उन्हीं चीजों को देख रेख करने के लिए। तो यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस नाम से जाना जाता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट को एक और मतलब आपसे पूछा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि कब आया था, 1909 को आया था। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आगे देखते हैं 1909 के बाद 1910 में महात्मा गांधी उस समय साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। वहां पे उन्होंने टॉल्स्टॉय फाउंडेशन की स्थापना की थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि टॉल्स्टॉय फाउंडेशन की स्थापना किसने की। टॉल्स्टॉय फाउंडेशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। ठीक है, कब की, 1910 में की। कहां पे की, साउथ अफ्रीका में की। साउथ अफ्रीका किस जगह में, जोहान्सबर्ग में। आगे देखते हैं 1910 के बाद 1911 डिक्लाइन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि आपका रद्द कर दिया जाता है 1911 में। किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंगे के द्वारा। यही है लॉर्ड हार्डिंगे, जिनका आप फोटो देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लॉर्ड हार्डिंगे हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि 1911 में जो बंगाल का जो विभाजन कर दिया गया था 1905 16 अक्टूबर को, उसे पूर्णतः क्या किया जाएगा, डिक्लाइन कर दिया जाएगा, यानी कि उसको विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। तो रद्द करने का जो निर्णय वो किसने लिया था, लॉर्ड हार्डिंगे ने लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1911 में हुआ। अगला 1912 में 1911 में एक चीज और होता है। 1911 में ये डिसाइड किया जाता है कि इंडिया का जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 1911 में डिसाइड किया जाता है कि भारत का जो कैपिटल है वो चेंज किया जाएगा, तो कलकत्ता नहीं होकर के उसे दिल्ली होना चाहिए, लेकिन उसे दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाता है। 1912 में क्या किया जाता है, 1912 में इसे पूर्णतः शिफ्ट करके, ये जो आप देख पा रहे हैं, पहले कलकत्ता था। ठीक है, यहाँ कलकत्ता था, कलकत्ता से इसे शिफ्ट करके क्या किया जाता है, दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिल्ली से शिफ्ट कब किया जाता है। ठीक है, दिल्ली से शिफ्ट कब किया जाता है, तो दिल्ली से शिफ्ट किया जाता है 1912 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसी समय दिल्ली दरबार भी लगता है, दिल्ली दरबार लगता है, जिसकी वजह से उस समय डिसाइड किया जाता है कि भारत का जो कैपिटल है वो कलकत्ता नहीं होकर के दिल्ली होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 1912 के बाद 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। और इसी गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना, इसकी स्थापना किए थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और भी बहुत सारे लीडर थे। उन लीडरों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन वो तमाम लीडर थे। तो सब लीडर्स ऑफ गदर पार्टी। ठीक है, मौलवी बरकतुल्ला थे। ठीक है, पंडित काशीराम मौरली थे। नेक्स्ट है आपके लाला हरदयाल, नेक्स्ट है बाबा सोहन सिंह भाकना, नेक्स्ट है आपके बाबा केसर सिंह तथागर। तो आपके पास ऑप्शन एग्जाम में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो गदर पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। तो आप ये पांचों नाम को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मौलवी बरकतुल्ला, दूसरे पंडित काशीराम मरावली, नेक्स्ट बाबा सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और बाबा केसर सिंह तथाग्रह। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई आपका 1913 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1913 के बाद हम लोग आते हैं 1914। 1914 में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार
फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि 1914 में स्टार्ट होता है और इससे खत्म होने में 1918 हो जाता है। मतलब 1914 से शुरू होता है और 1918 तक ये युद्ध चलता है और 1918 में जाकर के पूर्णतः खत्म होता है, ठीक है। और इसमें लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे भारतीय सेनाओं ने लगभग भारत की तरफ से टोटल 25 लाख सेना, मतलब 25 लाख ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में अपना योगदान दिया था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914। 1914 में ही एक इंसिडेंट होता है जिसे कहते हैं कोमागाता मारू इंसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोमागाता मारू घटना जो कि आपका होता है 1914 में। यह वो ऐसी घटना रहता है कि उस समय 376 भारतीयों को, ठीक है, 376 भारतीयों को, ठीक है, भारत से इन लोगों को लेके जाया जाता है कनाडा, ठीक है, कनाडा क्या करवाने के लिए? गिरमिटिया गिरमिटिया मजदूरी कराने के लिए इन्हें लेकर के जाया जाता है, ठीक है, ताकि बंधुआ मजदूर इन्हें काम कराने के लिए, जिसमें से 337 सिख रहते हैं, 27 मुस्लिम रहते हैं और 12 हिंदू रहते हैं। टोटल 376 लोग रहते हैं जिन्हें काम कराने के लिए आपका भारत से कनाडा लेके जाया जाता है, ठीक है, कनाडा लेके जाया जाता है, जिसके विरोध में जिस जहाज में इन लोग को लेके जाया जाता है, ये एक शिप इंसिडेंट है। आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह जो एक जहाज की घटना है, ठीक है, जिसमें इन तमाम 376 भारतीयों ने विद्रोह कर दिया था, बगावत कर दिया था कि नहीं, हमें नहीं जाना है, हमें किसी भी तरह का काम करने के लिए किसी दूसरे देश समुद्र के उस पार हमें नहीं जाना है, जिसके विरोध में ये इंसिडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि कोमागाता मारू इंसिडेंट जो है वो कब हुआ था, तो आप ये याद रखेंगे, ये 1914 में हुआ था, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1914 के बाद 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से पूर्णतः यह भारत लौट आते हैं, ठीक है। इसीलिए 9 जनवरी को महात्मा गांधी के आने के उपलक्ष्य में भारत में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, इमिग्रेशन डे, ठीक है, एनआरआई डे भी इसे कहते हैं। साउथ अफ्रीका से इंडिया वो आते हैं 9 जनवरी 1915 को, लेकिन किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो गुरु हैं, महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जब तुम भारत जाओगे तो 2 साल तक कम से कम तटस्थ रहना, किसी भी तरह का कोई आंदोलन मत करना, क्योंकि जब तक पहले तुम भारत को नहीं समझोगे तब तक उनकी पीड़ाओं को तुम नहीं समझ पाओगे। और आजादी की भावना, आजादी, देश को आजाद तो कराना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों के मन में आजादी की भावनाओं को भरना। जब वो ये समझ जाएंगे कि आजादी का मतलब क्या होता है और आजादी का अर्थ क्या है, हम लोग देश के गुलाम हैं, केवल ऐसे जीवन व्यतीत नहीं करना है, गुलामी की जंजीरों में नहीं बंधे रहना है, देश को आजाद कराने की जो भावना है, और आजादी की भावना जब तक तुम हर गली, हर शहर, हर गांव में जब तक लोगों के मन में यह बात नहीं जगाओगे, तब तक लोग इस चीज का मतलब नहीं समझेंगे और देश आजाद नहीं हो पाएगा। तो 2 साल तक महात्मा गांधी जी पूर्णतः तटस्थ रहते हैं, 1915, 1916, फिर उसके बाद 1917 में इनका जो आंदोलन है एक एक करके भारत में सक्रिय होता है, और आगे चल करके देश क्या होता है, देश को आजादी के मार्ग तक ये क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। तो हर एक उन मूल बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आ जाते हैं, ठीक है, 1915। वहीं 1915 के बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 1916। 1916 में कौन कौन सी तमाम घटनाएं हुई थी उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो पहला आपका हुआ था लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था, और इसी लखनऊ पैक्ट में यानी कि 1916 में जो कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था 1907 में, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो चेयरमैन थे रास बिहारी घोष। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब कांग्रेस का जो विभाजन हुआ 1907 में और 1916 में, यही नरम दल गरम दल आपस में वापस से मिल जाते हैं और कांग्रेस जो है एक हो जाता है, तो उस समय आईएनसी के चेयरमैन कौन थे? तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लखनऊ पैक्ट जब हुआ था 1916 में, उस समय आईएनसी के चेयरमैन कौन थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा
अंबिका चरण मजूमदार। तो उस समय आईएनसी के चेयरमैन थे अंबिका चरण मजूमदार, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बीएचयू हुआ था, बीएचयू का फुल फॉर्म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, किसे जाता है? मदन मोहन मालवीय, जिन्हें इसकी नींव रखी थी, फॉर्मेशन ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका होम रूल मूवमेंट, यह भी स्टार्ट हुआ था 1916 में। और नेक्स्ट है आपका साबरमती आश्रम, इसकी भी स्थापना हुई थी आपका 1916 में। तो 1916 में ये तमाम 4 घटनाएं हैं। पहला लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट में आईएनसी के चेयरमैन कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बीएचयू की जो स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। और होम रूल मूवमेंट ये भी चला था आपका, ये भी स्टार्ट हुआ था 1916 में। और नेक्स्ट आपका साबरमती आश्रम, इसकी भी स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। आगे देखते हैं 1916 के बाद। 1916 में ये मुख्य 4 बिंदु तो हैं ही। ठीक है, ये 4 बिंदु तो हैं ही 1916 में। ठीक है, और आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नरम दल गरम दल आपस में किस अधिवेशन में एक दूसरे से मिले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ पैक्ट में ये दोनों क्या हो गए? आपस में एक दूसरे से मिल गए, और इन दोनों के बीच में जो मनमुटाव था वो सभी चीजें क्या हो गई? समाप्त हो गई। 1916 के बाद 1917 में 3 कठिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, 3 कठिया मूवमेंट का अर्थ है कि अगर किसी का जमीन है तो उसके हिस्से का, अच्छे से समझिएगा, 3/20, यानी कि किसी का अगर जमीन है तो उसके 3 हिस्से पे जो अधिकार होगा वो जमींदार का होगा। तो 3 कठिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 3 कठिया मूवमेंट को। और नेक्स्ट यही 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसे इंडिगो मूवमेंट, जिसे नील विद्रोह कहते हैं, जो किसानों के ऊपर में हो रहा होता है चंपारण में, बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में यह विद्रोह स्टार्ट होता है। आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि गांधी जी को किसने न्योता दिया था कि आप बिहार के चंपारण में आइए और यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझिए। इन लोग बिहार में रह रहे चंपारण में जो किसान, जो नील की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनके साथ बहुत ही अत्याचार और अन्याय हो रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इन्वाइट किया था महात्मा गांधी को? तो उनका नाम है आपका राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को कि आप बिहार आइए और यहाँ के चंपारण में रह रहे किसानों के दुख दर्द को समझिए। तो ये इनका पहला आंदोलन था भारत में महात्मा गांधी का। जैसा कि लिखा गया है कि फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया, फाइट फॉर द राइट ऑफ फार्मर्स। वो कौन से फार्मर थे? नील की खेती करने वाले। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि स्टार्ट कब होता है? 1917 में। आगे देखते हैं 1917 के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये जो मिल स्ट्राइक होता है, इसमें भी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि आप आइए और यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझिए। उनका नाम था अनुसुईया बेन। ठीक है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अनुसुईया बेन ने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हो रहे किसानों के, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हो रहे जो मजदूर हैं, उनके दुख दर्द को आप समझिए। और इसी 1918 में खेड़ा मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। ठीक है, और एक चीज और महत्वपूर्ण घटना होता है, एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि मैंने बताया, ये 1914 में शुरू होता है और 1918 में जाकर के समाप्त होता है। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन। पहला आंदोलन 1917 में चंपारण, 1918 में आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और फिर एक और आंदोलन होता है 1918 में, जो कि आपका जाना जाता है खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। आगे देखते हैं 1918 के बाद 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, जो कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसा कि आपका लिखा गया रोलेट एक्ट। ठीक है, एग्जाम में अब डेट पूछा जा रहा है कि रोलेट एक्ट भारत कब आया था। तो रोलेट एक्ट भारत आया था 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट भारत आया था, जिसके विरोध में 10 अप्रैल 1919 को, अच्छे से समझिएगा, 1919 हम लोग पढ़ रहे हैं,
रॉलेट एक्ट, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, ठीक है, कि कानून, अगर कोई भी अगर 5 से अगर अधिक व्यक्ति होंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके सीधे जेल में भर दिया जाएगा, ना अपील होगा, ना दलील होगा, ना वकील की जरूरत है, सीधे उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे इसे काला कानून भी कहा गया था रॉलेट एक्ट को, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और इसे लागू किया गया था। और इसी के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, ठीक है, इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। कब गिरफ्तार किया जाता है? 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया जाता है। और इन्हीं के गिरफ्तार करने की वजह से जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर पंजाब में है, ठीक है, यहीं पे 13 अप्रैल को एक जनसभा बैठता है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा बैठता है कि इन्हीं के लिए कि इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी जनसभा को मतलब कि उस समय रॉलेट एक्ट भी लागू हुआ रहता है और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जलियांवाला बाग मैस्कर में यह जलियांवाला बाग में अमृतसर में पंजाब में ये बैठकें होती है कि किस तरह से उन लोगों को आंदोलनकारियों से छुटाया जाए, आंदोलनकारियों को वहां से निकाला जाए, ठीक है। और इसी के विरोध में कोई एक मुखबिर रहता है जिनका नाम रहता है आपका हंसराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हंस राज, ठीक है, ये मुखबिर रहता है जो जा करके बोल देता है कि तमाम कुछ लोग हैं हजारों की संख्या में जो जालियांवाला बाग में बैठ करके अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। और उस समय जनरल डायर रहता है और जनरल डायर जाकर के एक तरफ से क्या करता है, एक ही मुख्य द्वार रहता है जहां से वो निकल सकते थे। और उस जनसभा में क्या करता है वह, रोलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग में क्या करता है, वो जाता है और फायर का ऑर्डर देता है जनरल डायर, और जिसकी वजह से तमाम लोगों की क्या हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है 1919 से संबंधित जो कि आप ध्यान में रखेंगे। रोलेट एक्ट जो कि 18 मार्च, डेट एग्जाम में पूछता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर याद रखिएगा। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया था, जिसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इन लोग इसका विद्रोह कर रहे होते हैं। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। और जालियांवाला बाग किसने कहा कि कौन वो मुखबिर व्यक्ति था जिसने जाके कह दिया था कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में कुछ हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और वो आपके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। तो वो हंसराज नाम रहता है उसका, ठीक है, हंस राज, ठीक है, हंसराज नाम रहता है, यही जाकर के मुखबिर कर देता है। और जनरल डायर आता है अपने पूरी सेनाओं को लेकर के, सैनिकों को लेकर के, और फायर का ऑर्डर करता है, जिसकी वजह से जालियांवाला बाग में तमाम लोगों की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। यही जालियांवाला बाग है, ठीक है, यही जालियांवाला बाग है जहाँ पे यही जनरल डायर है, ठीक है, जनरल डायर है जिसने कहा था फायर, ठीक है, जिसके विरोध में तमाम लोगों की हत्या हो जाती है। और यही एक समाधि स्थल बनाया गया है, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1919 के बाद हम लोग देखते हैं 1920, नन कॉपरेशन मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया मूवमेंट था, ठीक है, नन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1922 में स्टार्ट होता है और 1920 में स्टार्ट होता है और 1922 में जाकर के समाप्त हो जाता है। स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो कि स्टार्ट होता है 1920 में, जिसे इंग्लिश में नन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान यानी कि 1920 में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो कौन से आंदोलनकारी थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हो जाती है, तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा लिखा गया किताब का नाम, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि गीता रहस्य है, ठीक है। और मराठा और केसरी ये दो पत्रिका है जो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा प्रकाशित की गई थी। जैसा कि मैंने बताया, मराठा जो है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, और आपका केसरी जो लैंग्वेज है ये मराठी लैंग्वेज में है, मराठी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु ध्यान में रखेंगे, असहयोग आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, मराठा और केसरी। 1920 के बाद हम आते हैं 1921 में, पिंगाली वेंकैया, यह वह व्यक्ति हैं श्री पिंगाली वेंकैया जो सबसे पहले कांग्रेस का झंडा को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। कांग्रेस का फ्लैग को डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन है, पिंगाली वेंकैया, जो 1921 वर्ष में करते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। 1921 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1922 इतिहास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चोरी चौरा की घटना जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, गोरखपुर किस राज्य में है वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा की घटना के 100 साल, ठीक है, 1922 में यह स्टार्ट हुआ था, 2000
2022 में इसका क्या हो गया, पूरा 100 साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर, जैसा कि मैंने बताया कि यह घटना कहाँ हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में, उस थाने का क्या नाम था, चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस घटना के चलते असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का कोई भी आंदोलन करने का उद्देश्य हिंसा नहीं था और वो हिंसा के सख्त विरोधी थे, इसलिए उन्हें अहिंसावादी कहा जाता है। ठीक है, तो उनका ये उद्देश्य मतलब कि आंदोलन हो लेकिन किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए। और इस घटना ने, चौरी चौरा की घटना में क्या हुआ था, इस पुलिस थाने को ही पूरी तरह से जला करके आंदोलनकारियों ने जला दिया था, जिसकी वजह से जो असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, अच्छे से समझिएगा, जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में, वो अचानक से जाकर के 1922 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने घटना के चलते असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये डेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। 4 फरवरी लिखा गया, किसी में आपका 4 फरवरी भी लिखा गया और किसी में आपका 5 फरवरी भी लिखा गया। ठीक है, तो आप 5 फरवरी को ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 4 फरवरी को नहीं, यहाँ पे 4 फरवरी नहीं, यहाँ पे 5 फरवरी होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे किस जगह में हुआ था, तो गोरखपुर में। गोरखपुर किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं 1922 के बाद 1923, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी, ये चित्तरंजन दास है और ये है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। आगे देखते हैं 1923 के बाद 1924 में पहली बार महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बनते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जो है आईएनसी के चेयरमैन कितनी बार बने हैं, तो केवल ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, ओनली 1 टाइम्स महात्मा गांधी जो है आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में वो बने थे। और इनका जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटका राज्य में है, कर्नाटका राज्य में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, गांधी जी का यह पहला मतलब कि आईएनसी के वो चेयरमैन बनते हैं और वो इनका पहली मतलब कि पूर्ण रूप से पहला वो उनका सभी लोगों की जनता के सामने इनका भाषण रहता है। ठीक है, जो कि काफी इंप्रेसिव रहता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ एचआरए। एचआरए का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये एचआरए का फुल फॉर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एचआरए का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए की स्थापना किसने की थी, तो एचआरए की स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और इन्हीं सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक का नाम है आपका बंदी जीवन। ठीक है, जो कि बंदी जीवन को, इस किताब को कहा जाता है कि ये जो किताब है वो क्रांतिकारियों की किताब है। और इसी बंदी जीवन की किताब से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे भगत सिंह। ठीक है, और जिनको इन्होंने कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि ये जो किताब है क्रांतिकारियों की किताब है। ठीक है, और की संज्ञा दी थी उन्होंने, क्रांतिकारियों की किताब है बंदी जीवन। ठीक है, तो बंदी जीवन किसने लिखा था, तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था। फॉर्मेशन ऑफ एचआरए किसने किया, तो फॉर्मेशन ऑफ एचआरए किसने किया, सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया। आईएनसी के चेयरमैन कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। कब थे, 1924। कौन सा सेशन, बेलगांव सेशन। बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, केवल एक ही बार महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभापति बने हैं। 3 अप्रैल 1890 में इनका जन्म हुआ था, 7 फरवरी 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक को उनकी पुण्यतिथि पर सत नमन। वह अनुशीलन समिति की एक शाखा के संस्थापक और विचार विनिमय नामक पुस्तक के रचयिता भी थे। तो ये 2 पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका बंदी जीवन। ठीक है, और दूसरा आपका किताब का नाम है विचार विनिमय। तो ये 2 किताब आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। आगे देखते हैं 1924 के बाद 1925, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेट आप जरूर याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ठीक है ना, जंग आजादी के सबसे अहम घटनाओं में से शुमार काकोरी कांड साल 1925 में 9 अगस्त को अंजाम दिया गया। ठीक है, काकोरी की वो रात शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया ताकि ब्रिटिश सरकार का खजाने में सेंध लगाई जाए। ठीक है, कि वो इतने सारे जो भारत से जो लूट करके जो खजाने
इंग्लैंड भेज रही है, ठीक है, उस पर भारतीयों का हक है ना कि उनका हक है। इस वजह से ट्रेन को क्या किया गया, लूटा गया था, ठीक है। 8,000 लूटे गए ट्रेन से, 8,000 रुपए उस समय लूटे गए थे। किसने दिया अंजाम? उसको अंजाम दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्ला खान ने, राजेंद्र प्रसाद लाहिरी ने, चंद्रशेखर आजाद ने और सचिंद्र बख्शी ने, ठीक है। एक शख्स मारा गया, वो भी गलती से गोली चलने के कारण, ठीक है। किसे क्या सजा हुई? तो फांसी हुई बिस्मिल बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को, ठाकुर रोशन सिंह को, राजेंद्र प्रसाद लाहिरी को और अशफाक उल्ला खान को। और काला पानी की सजा किसे हुई? सचिंद्र नाथ सान्याल को और सचिंद्र बख्शी को। बाकी क्रांतिकारियों को 14 साल से 4 साल तक की कैद या फिर उम्र कैद की सजा दी गई, ठीक है। तो इसमें कितने लोग शामिल थे? इसमें शामिल थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिरी और राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी इंसिडेंट कब हुआ था? तो काकोरी इंसिडेंट हुआ था, डेट जरूर याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे एग्जाम में डेट ही पूछा जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, काकोरी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे आप इसमें, फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस। आरएसएस का फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो आरएसएस की स्थापना भी आपका 1925 में ही हुई थी। आगे देखते हैं 1925 के बाद 1926, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1926 में पहला पॉइंट है जैसा कि ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। नौजवान सभा की भी स्थापना की गई थी। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो नौजवान सभा की स्थापना जो है वह भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। सिविल सर्विस की स्टार्ट हुई थी, आपसे एग्जाम में डेट पूछा जा सकता है कि कब की गई थी। तो 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सर्विस की स्थापना की गई थी। और फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। लेकिन सिविल सर्विस डे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम में गलती करते हैं। सिविल सर्विस की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, लेकिन सिविल सर्विस डे 1 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन आपको नहीं हो, ठीक है। ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1926 में हुई। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? नौजवान सभा की स्थापना भी 1926 में हुई। किसके द्वारा किया गया? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया। सिविल सर्विस की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को हुई। लेकिन सिविल सर्विस डे 1 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को, ठीक है। और फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। आगे देखते हैं 1926 के बाद 1927, जिसे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भारत में आना था, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, एक छूट गया है 1909 में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। वहीं 1919 में एक और रिफॉर्म्स आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उसी तरह से 1929 में आना था साइमन कमीशन। अच्छे से समझिएगा, 1929 में आना था साइमन कमीशन, लेकिन उस समय हमारा जो देश में जो विद्रोह है और जन आंदोलन है इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से यह इसे क्या होना पड़ा, भारत में 1 साल पहले ही आना पड़ा। यानी कि साइमन कमीशन हमारे देश में आया 1928 में, लेकिन इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1927 में। कहाँ हो गई थी? इंग्लैंड में ही इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है, 1927 में। और फिर ठीक 1 साल बाद 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन को भारत आता है। भारत कब आता है? 1928 में। लेकिन इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना हो जाती है आपका 1927 में। इसे आना कब था? 1929 में। और इसी 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आता है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो कि तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में आता है, ठीक है। जिसमें मांग की गई थी कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट होनी चाहिए हमारे देश में, बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर होना चाहिए जैसा कि अभी है हमारे देश में, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि पूरी जो पावर है, पूरी जो शक्ति है वो केंद्र द्वारा ही संचालित नहीं होगी, राज्य सरकार को भी ये पावर दिया जाएगा कि वो अपने राज्यों का संचालन अच्छी तरह से कर पाए और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होगा केंद्र से। नो सेपरेट इलेक्टोरेट, सबके लिए एक ही वोटिंग अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि देश में अलग अलग जाति या फिर अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं
तो उनके आधार पर लोगों को अलग थलग करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग अलग वोट का चुनाव होगा, बल्कि एक ही वोट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि देश की सत्ता पे कौन आश्रित होगा, कौन बैठेगा या फिर कौन नहीं बैठेगा। तो ये सभी मुख्य बिंदु जो है वो नेहरू रिपोर्ट में बताई गई थी। ठीक है, जो कि नेहरू रिपोर्ट किसने लाया था, मोतीलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, और इसी समय 1928 में ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा HRA। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। और वहीं भगत सिंह ने इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, जिसे एस वर्ड जोड़ दिया, और इस एस का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड इसमें क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो HSRA की स्थापना किसने की, भगत सिंह ने की। और वहीं आपसे पूछा जाए HRA की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। HSRA की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने की। HSRA का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एस से फुल फॉर्म क्या है इसका, एस से मतलब है, एस से मतलब है आपका सोशलिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1928 के बाद 1929 लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस समय INC का चेयरमैन कौन था। तो INC के जो चेयरमैन थे, INC के जो चेयरमैन थे उस समय JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो ये घोषणा करते हैं आपका 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को ये घोषणा करते हैं कि अब हमें ना ही डोमिनियन स्टेट चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूरी तरह से पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। यानी कि केंद्र में भी सत्ता हमारी होनी चाहिए, राज्य में भी हमारी सत्ता होनी चाहिए। अब अंग्रेजों का हमारे देश में किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, वो अब हमारे देश को छोड़ करके चले जाएं। अब हमें पूरी आजादी चाहिए। यानी कि पूर्ण स्वराज कहने का मतलब हुआ कि हमें पूरे भारतवर्ष पे अब अपना अधिकार चाहिए, हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये बात कहा था लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि उस समय INC के चेयरमैन थे। ठीक है, कब कहा था, 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने घोषणा की थी पूर्ण स्वराज के। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, JL नेहरू और पूर्ण स्वराज। 1929 के लाहौर अधिवेशन में युवा जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षीय भाषण में देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए आह्वान कर दिया, और भारतीय स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में रावी नदी के तट पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रावी नदी के तट पर आधी रात में भारतीय तिरंगा फहराया। लाहौर अधिवेशन में न केवल 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के लिए देश भर में संदेश भेजा, लेकिन एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसने पूर्ण स्वराज, जैसा कि मैंने बताया आपको, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया, और यह कहा गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, 1929 के बाद आगे देखते हैं हम लोग 1930, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया जाता है, और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को इंग्लिश में कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च भी 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 1930 में ही हुआ था। 1930 से लेकर 1931 तक चला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी मार्च का यह भी पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे, दांडी मार्च जो कि कब से कब तक चला था, ये 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यह। टोटल कितने सदस्य थे दांडी मार्च में, तो 72 सदस्य थे। कितनी माइल पैदल चले थे, तो 240 माइल पैदल चले थे। ठीक है, ये दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ मुख्य बिंदु थे, आप उसे जरूर ध्यान में रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 तक चला था। दांडी मार्च जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 में जाके खत्म हुआ। टोटल कितने इसमें सदस्य थे, 72, और कितनी माइल लोग पैदल चले थे, तो 240 माइल पैदल चले थे। और इसी 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर जी गए हुए थे। टोटल 3 गोल में सम्मेलन होता है आपका, 1930, 1931 और 1932। 1930, 31, 32। 1930 में आपका पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों गोल में सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था, तो तीनों गोल में सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे डॉक्टर BR अंबेडकर। केवल एक ही ऐसा कॉन्फ्रेंस था, अधिवेशन था,
जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुआ था, इसमें केवल महात्मा गांधी जी गए थे भारत की तरफ से। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था? उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1930 के बाद